कैसे हो आप लोग। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहानी अठन्नी की कुछ प्रश्नोत्तर आपको बताए थे। बाकी के जो प्रश्नोत्तर हैं वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। तो हो सकता है कई बार परीक्षा में प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने जितने भी प्रश्न आपके लिए तैयार किए हैं, अगर आप इन्हें अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको सारे उत्तर समझ में आ जाएंगे। आप किसी भी प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी बच्चों कि जो भी मैंने प्रश्न आपके लिए तैयार किए हैं उन्हें अच्छी तरह से गहनता से कई बार पढ़ना, प्रश्न को और उनके उत्तर को, ताकि आप किसी भी प्रश्न को किसी भी तरह से पूछा जाए आप उसका उत्तर दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, कोई बात नहीं तो खाओ सौगंध। इस कथन को बोलने वाला व्यक्ति या वक्ता कौन है और यह बात उसने किससे कही है और क्यों कही है? तो इसका जो उत्तर है वो ये बनता है, इस कथन का वक्ता शेख सलीमुद्दीन का चौकीदार रमज़ान है, जो कि रसीला का अच्छा मित्र है। यह बात रमज़ान ने रसीला से कही है। जब उसने रसीला को उदास देखा तो वह उससे उसकी उदासी का कारण पूछता है। ना बताने पर रमज़ान उससे कहता है कि अगर कोई बात नहीं तो खाओ सौगंध। आगे का हमारा दूसरा प्रश्न है, रसीला के दुखी होने का क्या कारण था? उसकी सहायता किसने की और किस प्रकार की? या फिर हम इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकते हैं, रसीला क्यों दुखी था? इस स्थिति में उसकी सहायता किसने की? तो इसका जो उत्तर होगा वो यह होगा, रसीला का वेतन 10 रुपये माह था। वह अपनी सारी तनख्वाह अपने घर भेज देता था, परंतु इतनी कम तनख्वाह में उसके परिवार की गुजर बसर नहीं हो पाती थी। घर से जब खत आया था तो उसके बच्चे बीमार थे और उसके पास पैसे नहीं थे। इसी बात से रसीला बहुत दुखी था। जब रमज़ान ने रसीला को दुखी देखा तो रमज़ान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। तो इसमें इस प्रश्न में बच्चों यही पूछा गया है कि जो रसीला था वो परेशान था और किस बात को लेकर परेशान था, और रमज़ान ने किस तरह उसकी सहायता की, उसकी मदद की। ठीक है, आगे का प्रश्न है हमारा, रमज़ान की इस उदारता और मित्रता को देखकर रसीला के मन में क्या भाव उत्पन्न हुए और वह क्या सोचने लगा? तो इसका उत्तर है हमारा, रमज़ान की इस उदारता और मित्रता को देखकर रसीला के मुंह से एक भी शब्द ना निकला। वह सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने कितनी सेवा की। बाबू साहब मतलब उसके मालिक, जिनके यहाँ पर रसीला नौकरी करता था। मैंने उनकी कितनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ ना दिया। रमज़ान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है। ईश्वर उसका भला करे। अगला प्रश्न है हमारा, बस 500 इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। यह वार्तालाप किसके बीच हो रहा है? इसमें वक्ता यानी इस बात को कहने वाला और श्रोता जो इस बात को सुन रहा है या जिसके मध्य ये बात हो रही है वह कौन है, और यह कथन किसके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाल रहा है? तो इसका जो उत्तर बनेगा बच्चों वो यह होगा,
इस कथन में वक्ता इंजीनियर बाबू जगत सिंह हैं और श्रोता वह व्यक्ति है जिससे रिश्वत ली जा रही है या जो रिश्वत दे रहा है। इसके अलावा इस कथन को सुनने वाला रसीला भी है, क्योंकि जो रसीला है, जब इंजीनियर बाबू जगत सिंह और जो व्यक्ति रिश्वत दे रहा था उनके मध्य वार्तालाप हो रहा था, तो रसीला उनकी बातें छुपकर सुन रहा था। तो इसमें जो रसीला है वो भी एक श्रोता की तरह ही है। तो उन दोनों के मध्य हो रही वार्तालाप को सुन रहा है। रिश्वत देने वाला व्यक्ति काम करने के बदले बाबू जगत सिंह को 500 की रिश्वत दे रहा है। इस पर बाबू जगत सिंह ने नाराज़ होते हुए उस व्यक्ति से कहा कि इतने कम पैसे देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। इस कथन से हमें इंजीनियर बाबू जगत सिंह के व्यक्तित्व का पता चलता है कि वह जितने बड़े व्यक्ति हैं उनकी सोच और उनके काम उतने ही छोटे और घटिया हैं। इतना यश और पैसा होते हुए भी उन्होंने अपनी तुच्छ सोच, तुच्छ मतलब छोटी सोच और कर्मों से अपने व्यक्तित्व को धूमिल कर लिया है। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, रसीला उन दोनों के मध्य हो रही वार्तालाप को सुनकर क्या समझा और फिर क्या सोचने लगा? उत्तर है, रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा बच्चों, लेखक ने इस कहानी में समाज में व्याप्त किस बुराई की ओर संकेत किया है और इसका हमारे समाज के गरीब और साधारण लोगों पर क्या असर पड़ता है? उत्तर है, रिश्वत हमारे समाज में एक दीमक की तरह है। अगर एक बार लग जाए तो वह उसे पूरा खोखला करके ही छोड़ती है। जैसे कि दीमक होती है, अगर किसी चीज़ में लग जाती है तो उससे वो जो चीज़ होती है, कोई भी लकड़ी का सामान हो या घर में किसी जगह लग जाए तो उस पूरी चीज़ को ख़राब कर देती है। ऐसे ही जो रिश्वत जैसा घृणित अपराध है, अगर ये हमारे समाज में एक बार फैल जाता है तो हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देता है। तो इस उत्तर में हम आपको यही समझा रहे हैं कि रिश्वत हमारे समाज में एक दीमक की तरह है। अगर एक बार लग जाए तो वह उसे पूरा खोखला करके ही छोड़ती है। इसके साथ ही लेखक ने कहानी के माध्यम से हमारे समाज में उच्च और प्रतिष्ठित पदों पर आसीन उन व्यक्तियों की ओर भी इशारा किया है जो रिश्वत लेकर भी सम्मानित जीवन व्यतीत कर रहे हैं और लोगों के आदर और सम्मान के पात्र बने हुए हैं। वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति अपनी परिस्थितिवश मात्र 98 की चोरी के लिए अपमानित होकर मारपीट खाकर 6 माह का कारावास भोगने पर मजबूर है। समाज में व्याप्त इस अन्याय और अनीति के कारण कभी कभी एक साधारण व्यक्ति इन सबसे क्षुब्ध होकर गलत मार्ग की ओर चल पड़ता है या फिर हिम्मत हारकर अपना अस्तित्व ही खो बैठता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा उत्तर हो गया इसका। अब आगे का हम प्रश्न देखते हैं। रसीला का मुकदमा किसकी अदालत में पेश हुआ? उसने रसीला को उसके अपराध के लिए क्या सज़ा सुनाई? तो इसका जो उत्तर है हम पढ़ लेते हैं उसको। रसीला का मुकदमा मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन की अदालत में पेश हुआ। वह जगत सिंह बाबू के पड़ोसी और रमज़ान के मालिक थे। वह भी एक रिश्वतखोर व्यक्ति हैं, न्याय की गद्दी पर बैठकर अन्याय करने वाले हैं। उन्होंने रसीला को उसके अपराध के लिए 6 माह की सज़ा सुनाई, जबकि रसीला ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था और अपनी विवशता भी उनके सामने रख दी थी। फिर भी उन्होंने रसीला पर कोई रहम ना दिखाते हुए मात्र 98 की चोरी के लिए उसे 6 महीने के कारावास की
कठोर सज़ा सुना दी। आगे का प्रश्न है बच्चों हमारा, फैसला सुनकर रमज़ान की आंखों में खून उतर आया और वह क्या सोचने लगा। रमज़ान जो कि रसीला का मित्र था और उसी ने उसकी सहायता भी की थी जब रसीला के बच्चे बीमार थे और उसे पैसों की ज़रूरत थी। तो रमज़ान जो है वो रसीला का एक अच्छा मित्र था। रमज़ान सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि जो रमज़ान है वो ये सोच रहा है कि एकमात्र छोटी सी अठन्नी की चोरी पर उसके मित्र रसीला को सज़ा सुना दी गई। वहीं दूसरी ओर बड़ी बड़ी कोठियों में जो लोग बैठे हैं और वो इतनी बड़ी बड़ी चोरियां कर रहे हैं, उन्हें तो कोई सज़ा नहीं देता। ये कैसा न्याय है? ये न्याय नहीं है। मतलब उसके कहने का मतलब यही है कि ये न्याय नहीं है, ये अंधेर नगरी है, यहाँ पर न्याय पाना बहुत मुश्किल है। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, लेखक सुदर्शन बात अठन्नी की कहानी के द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं। तो इसके उत्तर में हमारा इस जो कहानी है इसका पूरा निचोड़, इसका जो पूरा कंक्लूज़न है वो सारा इसमें आ जाएगा कि लेखक ने किस ओर संकेत किया है, वो क्या बात बताने की चेष्टा कर रहा है जो लेखक हैं कि हमारे समाज में किस बुराई की ओर उनका संकेत है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, लेखक ने इस कहानी द्वारा समाज के ऐसे वर्ग के लोगों पर करारा व्यंग किया है जो कि समाज में सम्मानित पदों पर आसीन होकर मान सम्मान पाकर भी ऐसे घृणित रिश्वतखोरी जैसे कार्य करते हैं। स्वयं इतनी बड़ी बड़ी चोरी करके भी सफ़ेद पोश बने हुए हैं। सफ़ेद पोश का मतलब होता है यानी साफ़ सुथरे ईमानदार व्यक्ति बने हुए हैं। वहीं दूसरी ओर रसीला जैसे व्यक्ति जो कि सारा जीवन कड़ी मेहनत और ईमानदारी से व्यतीत करने पर भी उनके हिस्से में अपमान, दंड और गालियां आती हैं। जहां एक ओर 500,000 के चोर गद्दों पर सुख की नींद सोते हैं, वहीं दूसरी ओर अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछताता है। तो बच्चों ये थे हमारे सारे प्रश्नोत्तर कहानी बात अठन्नी की के। तो आप इनको कई बार अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको अगर आपसे किसी भी तरीके से प्रश्न को परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। बाकी ये जो प्रश्नोत्तर हैं इनकी PDF अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर देती हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करके इन्हें पढ़ सकते हैं। अब आगे की कहानी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब आगे की वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।